क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव समरी बेसिकली आपकी क्लियर कर देगी कि आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। ठीक है। और अभी वो आप एग्जीक्यूटिव समरी अच्छी नहीं लिख पाएंगे क्योंकि अभी आपने मेहनत अच्छी नहीं की है। तब इस समरी समरी में आपकी कॉन्फिडेंस झलकेगा, तब इसमें आपकी डिटेलिंग झलकेगी। ठीक है। तो क्योंकि अभी आपने कोई अपना मार्केट सर्वे नहीं किया, कुछ कुछ लोगों ने कर लिया होगा, कुछ कुछ लोगों ने अभी, मतलब मोस्ट ऑफ देम मेरे ख्याल से नहीं किया है। तो वो जब वो कर लेंगे तब जाके ये फाइनली आपकी समरी उभर के आएगी। लेकिन समरी में क्या होना चाहिए? टोटल निचोड़ और टोटल क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू। ठीक है। अब जैसे ये बात कर रहे थे बैट और इसका, वो आपने एक उसका बैकग्राउंड देना है। बैकग्राउंड इज एक डिफरेंट पैराग्राफ। ठीक है। बट आपकी कंपनी का अपना इंट्रोडक्शन है, वो आप दे सकते हैं। बट जब हम इस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, आप किस चीज़ में पैसा लगाना चाह रहे हैं? क्या पूरी कंपनी में लगवाना चाह रहे हैं या इस प्रोजेक्ट के लिए लगवाना चाह रहे हैं? देखिए, अब जैसे मान लीजिए टाटा है या कोई भी बड़ी कंपनी, उसके पास बहुत सारे काम है, लेकिन उनका कोई नया प्रोजेक्ट होता है, वो उसकी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी। ठीक है। वो आप पूरे प्रोजेक्ट की नहीं बना सकते। और जितना आपका पिन पॉइंटेड होगा कि क्या काम कर रहे हैं, एंगल आपने सोचना है, उतना ही आपकी जो है आपको क्लैरिटी मिलेगी। जितना आप फैला के रखेंगे अपनी सोच को, उतना ही आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी फैल जाएगी। ठीक है। सो यू नीड टू बी वेरी कंसाइज, वेरी प्रिसाइज इन टर्म्स ऑफ इवन थिंकिंग कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू। ठीक है। सो स्टार्ट में एग्जीक्यूटिव समरी इतना ही कि मैं एक एंगल चूज कर लूँ, दैट व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू डू। जैसे ही वांट्स टू गो इनटू बिजनेस कंसल्टेंसी and using technology. So there is already business consultancy, there is already technology. He wants to combine it both to use for his own product. ठीक है। जैसे मान लीजिए टीचिंग पहले ही थी, स्टूडेंट्स भी पहले थे, अब ये मान लीजिए टीचिंग एड बना दिया कि ये आपका फ्लैट पैनल बना दिया कि इससे टीचर को पढ़ाने में आसानी हो जाएगी। तो उनने टेक्नोलॉजी ऐड कर दी कि टीचिंग कैसे बेटर हो जाए। ठीक है। ये टेक्नोलॉजी ऐड करना चाहते हैं कि कैसे मैं ज़्यादातर लोगों तक बिजनेस कंसल्टेंसी पहुंचा सकूं। लेकिन कौन लोग हैं वो लेंगे, कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ तक ये वाली चीज़ें चलेंगी? जैसे आप देखिए कि टीचिंग के मामले में जैसे बायजूस, वेदांतु, ये सब ऑनलाइन आए थे और अब वो सारे प्लेटफॉर्म बुरी तरह पिट चुके हैं, सब ऑफलाइन में आ गए हैं। ठीक है। मतलब ऑनलाइन मार्केट उसका पूरा गिर चुका है। क्यों गिर गया? बिकॉज दे नेवर रियलाइज कि इसके कुछ और साइड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं कि बच्चे जब फ़ोन और ये सब हाथ में आ गया, टाइम बढ़ गया और पढ़ाई के अलावा सब कुछ और कर रहे हैं। मतलब जब उन माँ बाप ने फ़ोन दे दिए, लैपटॉप दे दिए, अब वो पढ़ाई उस पर नहीं कर रहे। बहाना पढ़ाई था, बाईजूस था, ये था, वो था, लेकिन आखिरी में कुछ नहीं। दूसरा, स्क्रीन टाइमिंग और बाकी सब चीज़ें तो प्रॉब्लम है ही, और उसके और जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि बच्चे की सोशली और मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ पे भी असर हो रहा है। वो तो पेरेंट्स अब क्या बोलते हैं, मोबाइल ही देने के लिए तैयार नहीं है। तो सभी ने अपनी सब्सक्रिप्शन धीरे धीरे तो ये कंपनियों ने क्या किया, नाउ दे आर कमिंग ऑफलाइन। सो अब ये सब ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स खोल के चला रहे हैं। अन अकेडमी है, वेदांतु है। ठीक है। बायजूस ने तो पहले ही आकाश ले ही लिया था, बट अब गुजर के ये सारा चल गया। तो ये इन्होंने इन चीज़ों के ऊपर, इनको एक मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को ये नहीं देखा कि इसकी उम्र कितनी है। तो 10 लाख की सैलरी मिल रही है साल के बच्चे को, तो उसको दे दिया कि आपको महीने में 5-6 रेगुलरली करने ही करने हैं, मतलब कि सेल्स करनी ही करनी है। उसकी वजह से क्या हो गया, उनका मार्केट और ख़राब हो गया, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ज़बरदस्ती सेल करना शुरू हो गए। आप समझ रहे हैं? तो मार्केट ने और ज़्यादा रिएक्ट करना शुरू कर दिया। वो बच्चों को हरास करने लगे, पेरेंट्स को हरास करने लगे फॉर सेलिंग। ठीक है। तो बहुत सारी कंपनियों से सीखा जाता है कि क्या करना है, और कई सारी कंपनियों से सीखा जाता है कि क्या नहीं करना है और ये क्या नहीं करना है, इट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन क्या करना है। ठीक है। सो अब क्यों? क्योंकि शायद उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये डिटेलिंग नहीं थी कि भाई कितने लोग खरीदेंगे और क्यों खरीदेंगे, और क्या उसको सस्टेन तौर पे खरीद के रखेंगे कि नहीं रखेंगे, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है। आजकल तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगा के सभी लोग डरे हुए हैं, क्योंकि दोनों की रिपोर्ट आ गई है कि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। तो जिस जिसने लगाए हुए हैं तो वो
सोच रहे हैं मुझे कब हार्ट अटैक हो जाएगा। खैर अभी तो काफ़ी टाइम निकल गया, अब मुझे नहीं लगता अभी इसको कुछ होगा। अब तो बॉडी में रहा भी नहीं होगा। हाँ, तो बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कई बार हमें अभी पहले नहीं पता होते। अब अगली वैक्सीन कोई आएगी, आप ये श्योर कर लीजिए कि 100 में से 90 आप नहीं लगवाएंगे ऐसे, ठीक है। इस तरह का कोई आएगा तो अब नहीं लगवाएंगे। तो वो पुरानी कहावत है ना, यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम एंड यू कैन फूल सम पीपल सम टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, ठीक है। सो सिमिलरली इसी तरह से मार्केट का भी यही चलता है, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। सो जब हम इस चीज़ को कर रहे हैं, हमें जब डिस्क्रिप्शन में जा रहे हैं तो वी हैव टू गो इनटू ईच एंड एवरी डिटेल, छोटी से छोटी चीज़। हाँ सर, अभी आपने एग्जीक्यूटिव समरी के बारे में बताया कि पर्टिकुलर एरिया, फॉर एग्जांपल वी वांट टू गो इनटू वेस्ट मैनेजमेंट आल्सो, वांट टू गो इनटू डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस। सर ये इसमें नहीं लिख सकते हैं आप सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया को फोकस करते नहीं, अब आप देखिए ना मेरी बात बिकॉज सुनिए। दीज आर अलाइड सर्विसेज, हम इसी प्लेटफॉर्म से इन्हीं नहीं, वो आपके प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनेंगे, वो अलग चीज़ है। आपका प्लेटफॉर्म तो है टू गिव बिजनेस कंसल्टेंसी, देन यू कैन से दैट अगर आपके उसमें है कि ये मैं अक्रॉस द बोर्ड सबको दे रहा हूँ तो लिख दीजिए, फिर उसमें डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, वो सब पार्ट बन जाएंगे उसके। मान लीजिए आपने बोला कि आई वांट टू गिव बिजनेस कंसल्टेंसी, ठीक है, तो मेरे ये सेक्टर हैं जो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर, ये सेक्टर, ठीक। एजुकेशन सेक्टर वालों को मैं क्या क्या सर्विस दूंगा, ठीक है। मान लीजिए मैं उनको दिखाऊंगा कि अपना ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है, अपना परचेज कैसे मैनेज करनी है, सप्लाई चेन कोई, ठीक है। आप एजुकेशन वालों का तो अलग रिक्वायरमेंट होगी ना, तो उसके फिर आपके प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में ही आएगा, एजुकेशन सेक्टर के लिए ये रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये रहेगा, वेस्ट मैनेजमेंट वालों के लिए मेरे यहाँ ये रहेगा। तो वो सारी चीज़ें जो आपको देनी होंगी वो आप देंगे ना। कुछ चीज़ें तो बहुत जर्नलिस्टिक हो सकती हैं, मान लीजिए एचआर हैंडलिंग करनी है, अगर आप एचआर को हायर कैसे करना है, वो क्या करना है, वो आप अक्रॉस द बोर्ड डाल सकते हैं कि ये आपको मैं एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, इसके थ्रू आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें इंडस्ट्री स्पेसिफिक होंगी या सेक्टर स्पेसिफिक होंगी या इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक, वही मैं बोल रहा हूँ, वही आपने पहले ही मेंशन करना है दैट इट इज़ फॉर ऑल सेक्टर्स, सम सेक्टर्स, जो भी है सबसे पहले ही। जैसे मान लीजिए मैं कश्मीर करने जा रहा हूँ कि एक पे बात करना चाह रहा हूँ, एंगल मेरा एक होना चाहिए, गॉट इट। तो वो एंगल मेरे को क्लैरिटी देता है कि मुझे कितनी दूर तक जाना है। अगर मैं वो उसमें क्लैरिटी नहीं देता हूँ फिर मेरे को पता ही नहीं है मुझे जाना कहाँ है, ठीक है। मान लीजिए आज आप टूर पे निकल रहे हैं, हो सकता है आप सिर्फ बॉम्बे जाके वापस आ जाएं, लेकिन आपने टूर प्लान किया है कि मैं पूरा इंडिया घूम के आऊँगा, तो पहले ही देख लीजिए ना, क्योंकि अगर आप पूरा इंडिया घूमना जा रहे हैं तो आपकी तैयारी किसके लिए होगी, पूरे इंडिया के लिए। लेकिन आप बॉम्बे निकले, वहाँ से बोलोगे अब मैं चले जाऊँगा जी दिल्ली, अब मैं वहाँ चले जाऊँगा, एक तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप टिकटें अचानक लेंगे, आपके पास कपड़े नहीं होंगे हर जगह के लिए, आपको नए कपड़े खरीदने पड़ेंगे, आपने होटल वोटल या एकोमोडेशन पहले से सेट नहीं की होगी, आपको अचानक से लेना पड़ेगा, और अचानक में इंसान ज़्यादा खर्च कर देता है। तो अब आपने अगर पहले ही डिसाइड किया होता कि पूरा इंडिया घूमूंगा, तो आप पूरी तैयारी, पूरा प्लान आपने या किसी ट्रैवल एजेंट से ही बात करके उसने आपको सस्ता पैकेज दे दिया होता पूरे इंडिया का। लेकिन आपने क्या किया, आपने ये देखेंगे, आगे चल के देखेंगे, तो वो आगे चलने में फिर वो गड़बड़ हो जाती है। सो पूरा भी करना है तो भी वो गवर्निंग थॉट का हिस्सा बन जाना चाहिए, वो आपकी फर्स्ट इंट्रोडक्शन में ही सारी चीज़ आ जानी चाहिए, ठीक है। ओके, सो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन जब आप कर लेंगे कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको लोग सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो है मार्केट एनालिसिस। अब अगर ज़्यादातर लोग जो हैं, इवन की बड़ी कंपनियां भी कई बार इसको इग्नोर करके चल लेती हैं कि हो जाएगा, उनको ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाएगा। और कई बार क्या होता है, मार्केट सर्वे जो होते हैं वो ऐसे ही हो जाते हैं, मतलब ना दिखावे के लिए कि चलो मैं 2-4 लोगों से पूछ लिया, काम हो गया। अगर ये आपका अपना काम है तो फिर इसको बहुत सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है, और इसमें आपके बायसेस नहीं होने चाहिए। कई बार रिजल्ट आपके खिलाफ आ सकते हैं, आपकी सोची हुई सोच के खिलाफ आ सकते हैं। कई बार रिजल्ट ऐसे आ सकते हैं जो आपको रिजल्ट वहाँ से बोल रहे होंगे कि इस प्रोजेक्ट को मत आगे करो,
तो उसको सुन लेना और कोई दूसरा प्रोजेक्ट चुन लेना, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी में मारे जाते हैं। जैसे ही उनके मार्केट सर्वे के अपोजिट रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं, वो मार्केट सर्वे छोड़ के काम पे लग जाते हैं। बोलते हैं यार ये मार्केट वाला ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं अपना काम करूँगा फिर देखूँगा ऊपर क्या होगा। लेकिन वो क्या करते हैं, उनको मार्केट ने बता दिया है कि आपका ये काम नहीं चलने वाला है, अब वो अपनी ज़िद पे आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने सबको बोल रखा है कि मैं ये काम करने वाला हूँ। तो इस ईगो में आके वो सोचते हैं कि मैं इस काम को करूँगा ही करूँगा, चाहे मार्केट फेवरेबल हो या ना हो। तो इसको बिल्कुल अनबायस्ड होके, और अगर ये मार्केट एनालिसिस आपको बता देता है दैट दिस इज़ नॉट अ फिजिबल वर्क, देन फाइंड समथिंग एल्स। हो सकता है इसी सर्वे से आपको दूसरा काम भी निकल के आ जाए, बता दे कि नहीं मार्केट में एक्चुअल में इसकी डिमांड नहीं है, इसकी डिमांड है। तो यू कैन शिफ्ट योर, शुरू होने से पहले शिफ्ट करना बहुत आसान है, बाद में शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। बिकॉज I would like to say something. Initially हमने last year अक्टूबर में AI के ऊपर फोकस किया था, तो we were in the market for 3 months, me and my partner. So 3 months में हमें थोड़ा मार्केट का फील भी पता चला। उसके बाद हमें ये एहसास हुआ कि एक नंबर 1 पीपल हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ये, और दूसरे खौफ भी है आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं, सो कतरा रहे थे लोग कि नहीं अभी नहीं। सेकेंड पॉइंट हमें ये पता चला कि दे वर मोर इंटरेस्टेड इन टू IT एंड एलाइड सर्विसेज। चलो वेबसाइट ही बना दें, हमारा डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग। तो फिर हमने सोचा कि सिंस AI का इसकी बेसिस IT ही है, सो गो विद IT फर्स्ट, जिससे हमारी क्लाइंटेज बढ़ेगी और क्लाइंट्स को एजुकेट करना थोड़ा आसान हो जाएगा once they are in contact with us। तो फिर हमने सोचा कि फोकस थोड़ा IT की तरफ कर लेते हैं एंड देन। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, जो भी आप काम, जैसे हम तो काम शुरू करने के बाद ही उस काम को करते हुए ही रिसर्च करते हैं, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। काम करने से पहले रिसर्च करना बहुत अच्छा है, ठीक है। बेटर होगा कि उस इंडस्ट्री में काम ही कर लिया जाए, जॉब ही कर ली जाए, क्योंकि जॉब करने से आपका कोई खर्चा नहीं लग रहा है, आपको सैलरी भी मिल रही है, साथ साथ आप उस इंडस्ट्री को सीख भी रहे हैं। तो जॉब आपने उस सेंस में कर ली, अपना पैसा लगा के आप सीखने के लिए जा रहे हैं, फिर पैसा भी गया और बहुत कुछ गया। एक वीवर लाइक आई वाज इन कांटेक्ट विद ये स्कूल, आपको मालूम होगा हैट्रिक स्कूल था ये चौधरी साहब का, ठीक है। अब चौधरी साहब ने बेकरी से स्कूलिंग की तरफ, लेकिन नाम क्या रखा, हैट्रिक रखा। तो जब मैं पहले ही उनसे मिला तो मैं वहाँ ट्रेनिंग्स भी करा रहा था, मैंने कहा इसको नाम को चेंज कर दो। मैंने कहा ये स्कूल का नाम आपने हैट्रिक भी नहीं रखा है, हैट ट्रिक रखा है, ठीक है। हैट ट्रिक मतलब टोपी घुमाने वाला, या मैंने कहा ये वैसे एक नेगेटिव कॉनोटेशन देता है, ठीक है। दूसरा और भी कई चेंजेस उनको बोले जो उन्होंने नहीं किए, तो स्कूल ग्रो नहीं कर पाया। अब उनने नाम भी बदल दिया फाइनली, ठीक है, IDPS कर दिया उसको, फिर भी वो नहीं ग्रो कर पा रहे ज़्यादा, क्योंकि वो कल्चर नहीं बदला। बिकॉज उनको मैंने बोला था कि एजुकेशन जो है वो अलग तरह से चलता है, ये बेकरी इंडस्ट्री अलग तरह से चलती है। आप ये मत सोचिए कि आप एक जगह सक्सेसफुल हो गए तो हर जगह सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्यों, क्योंकि उन्होंने सोचा ये काम चल रहा है मैं भी चला लूँगा। बट आपको देखना है कि मान लीजिए कोई बंदा बिजनेस में 50 साल से है, उसकी कॉस्ट अब बहुत कम हो गई है। उसने जब ज़मीनें खरीदी थी, उसने जब ये काम शुरू किए थे, उस अपना प्रॉफिट करके ब्रेक इवन करके आराम से बैठा हुआ है, उसके पास सरप्लस अमाउंट है, वो बहुत अलग तरह से काम कर सकता है। जितना एक नया प्लेयर को आएगा तो उसको बहुत मुश्किल होगा। तो आप जब वो कोई काम भी शुरू कर रहे हैं, आपको ये नहीं सोचना है कि किसी का चल रहा है तो मेरा भी चलेगा। उसके चलने की उस अलग वजहें हो सकती हैं, आपके ना चलने की अलग वजह हो सकती है। आपको अपने हिसाब से मार्केट एनालिसिस करना है, उसके हिसाब से नहीं। दुनिया में तो हर कंपनी कोई ना कोई प्रोडक्ट, हर काम चल रहा है ना। जैसे फ़ोन वाले हैं कि पर कितने फ़ोन के ब्रांड आके चले गए, कितने बड़े ब्रांड ख़त्म हो गए। मतलब वेयर इज़ मोटोरोला, वेयर इज़ एरिक्सन, ठीक है, वेयर इज़ नोकिया, दीज वर लाइक बिग ब्रांड्स हैं। मोटोरोला तो बहुत बड़ा था, नोकिया बहुत बड़ा था, एरिक्सन बहुत बड़ा था। आज आपको मार्केट में जाओगे खरीदने को भी, इनके मतलब नोकिया थोड़ा बहुत बचा है, मोटोरोला भी थोड़ा सा बचा है,
बट देर इज़ नो स्पेस फॉर देम. सो ऐसा कुछ नहीं है कि एक कंपनी चल रही है तो सारी की सारी कंपनी चलेंगी, या आपका पड़ोसी काम कर रहा है सेम, आप भी वो कर लेंगे. वो आपको बताएगा क्या? मार्केट एनालिसिस. मार्केट एनालिसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका सैम्पल साइज़ कितना है, ठीक है. दूसरा, आप जिस इलाके में काम करने जा रहे हो वहीं के लिए है. इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पूरा मार्केट पता हो कि मैं कितनी दूर तक जा रहा हूँ. जैसे हमने बोला मैं इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए. फिर आपको कैटेगराइज भी करना है कि सर्वे में सही जगह कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ठीक है. अब मान लीजिए आप बिस्किट्स बेचना चाह रहे हैं, हेल्दी बिस्किट्स बेचना चाह रहे हैं, ठीक है. अब ये कौन लोग खाना चाहेंगे? हाँ, हेल्थ, हाँ हेल्थ कॉन्शियस तो हैं, तो लेकिन हेल्थ कॉन्शियस पढ़े लिखे लोग, ठीक है. और वो भी कौन? जो जिनके पास थोड़ा सा पैसा हो, क्योंकि फिर यहाँ पे थोड़े महंगे बेचेंगे ना. अब मैदे वाला तो सस्ता बनेगा, मिलेट्स वाला तो थोड़ा महंगा बनेगा. तो क्या मैं ये गांव में बेच सकता हूँ? गांव में तो सबसे सस्ता बिक जाता है, चाहे कवर कोई भी हो, ठीक है. हमारे बेकरी के जो कई सस्ती बेकरी के बिस्किट्स होते हैं, आपने देखा है कि कितने रुपए के किलो के मिल जाते हैं, वो 150-200 रुपये किलो भी मिल जाते हैं. और कोई 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये किलो बिस्किट्स भी बेच रहा है, ठीक है. तो अब आपके बिस्किट्स कहाँ फॉल कर रहे हैं, ठीक है. तो आपके बिस्किट्स कहाँ कहाँ फॉल कर रहे हैं? आपकी टारगेट मार्केट कौन है? क्या आपके साथी भी आपके टारगेट मार्केट हैं कि नहीं है? हैं? नहीं, मतलब ये बोल रहा हूँ, ये सवाल आपने अपने आप से करने हैं. क्यों? क्योंकि जो आपके जो बिस्किट्स खाने वाले हैं, जो भी, मैं ये इसका बिस्किट्स का एग्जांपल ले रहा हूँ, बट आई एम दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका सर्वे चूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसको सर्वे करना है मुझे. आप जाके मार्केट में निकल के तो चले जाओगे, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि सिर्फ ये रिटेल स्टोर पे, 5 रिटेल स्टोर पे हेल्दी बिस्किट्स बिकते हैं, बाकी जगह नहीं बिकते हैं, ठीक है. और कौन कौन हेल्दी बिस्किट बोल बोल के अनहेल्दी बिस्किट बेच रहा है छोटे छोटे सस्ते सस्ते रेट में, ठीक है. वो भी आपको देखना है कि लोग बोलेंगे ये भी हेल्दी है. आपका हेल्दी 60 रुपये का बिस्किट है, दूसरे का हेल्दी 10 रुपये का है, क्योंकि वो ब्रिटानिया बेच रहा है और वो बोलेगा मैदा इधर उधर डाल के. जैसे आप देखिए कि ज़्यादातर जो ब्रेड है, ठीक है, जैसे ब्राउन ब्रेड है, बोलते हैं ब्राउन ब्रेड हेल्दी है, बट ब्राउन ब्रेड इज़ इवन मोर अनहेल्दी. द रीज़न बीइंग, क्योंकि वो बोलते हैं कि आटे से बन रही है. लेकिन आटे से कब आपने देखा कि ब्राउन हो जाता है? रोटी बना दे तो आटे की क्या ब्राउन हो जाती है? लोगों के दिमाग में ब्राउन डाल दिया कि व्हीट ब्राउन होगा. हाँ, उसमें वो कैरमल डालते हैं, विच इज़ इवन मोर डेंजरस. अच्छा, उस आटा ब्रेड को भी पीछे पलट के देखो तो लिखा होगा 60-70% मैदा, 30% आटा, ठीक है. उसके बाद भी वो ट्रेडिशनल स्टाइल से नहीं उसको बना रहे हैं कि वो यीस्ट यूज़ करके नहीं बना रहे हैं, वो आजकल कई केमिकल डाल के उसका वो बना रहे हैं. तो आप यहाँ से हेल्दी आटा ब्रेड बोल के या हेल्दी आटा नूडल्स बोल के, ठीक है, चीज़ें बेच रहे हो, और आप बनाने जा रहे हो असली हेल्दी, ठीक है. तो कहीं आपका प्राइस इतना ज़्यादा ना हो जाए कि वो हेल्दी बिस्किट जो हैं इसके साथ मैच ना करें. फिर आपके क्या स्पेसिफिक लोग हैं, स्पेसिफिक दुकानों पे ये माल बिकेगा. तो आपको देखना है मैं प्रोडक्शन लाइन जो बना रहा हूँ, मेरा खर्चा कॉस्ट कवर होगी कि नहीं होगी. क्या मैं महीने का 1,00,000 रुपये बिस्किट भी बेच रहा हूँ या 2 लाख भी बेच रहा हूँ, कितना बेच रहा हूँ? क्या इससे मेरे एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी निकलेगी या नहीं? या मैं भी अनहेल्दी बिस्किट ही बनाऊँ चुपचाप करके और लोगों को ज़्यादा मार्जिन बना के बेचूँ? दैट यू हैव टू थिंक, क्योंकि आपका मार्केट सर्वे उसी हिसाब से होना चाहिए कि अनहेल्दी बिस्किट्स कितने में बिक रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. मतलब यू हैव टू थिंक मैं किस फील्ड में जा रहा हूँ, इतनी डिटेलिंग में जाना है, और मार्केट सर्वे उसी हिसाब से करना है. आप ये हेल्दी बिस्किट लेके कहीं गांव या रूरल सेक्टर में या इवन नॉर्मल यूथ के पास भी जाओगे तो वो बोलेंगे हमें कुछ नहीं उससे लेना, हमें टेस्टी होना चाहिए, खाने में मज़ा आना चाहिए बस, ठीक है. मतलब सिगरेट के ऊपर लिखा भी हुआ है स्मोकिंग किल्स, लेकिन हाँ, ऐसा कोई खास हेल्थ कॉन्शियस लोग नहीं है. उस पर लिखा हुआ है कॉज कैंसर, स्मोकिंग किल्स, बट पीने वाले
चुपचाप करके पीते रहते हैं। डैड इसका उल्टा होता है, अगर मैं सिगरेट ना पीऊँ मैं मर जाऊँगा। वही बोल रहा हूँ, देखिए चिप्स चॉकलेट सॉफ्ट ड्रिंक जिस तरह से हमारे बच्चे खा पी रहे हैं, आपको क्या लगता है कहाँ से हेल्दी कॉन्शियस है? कोई हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। तो वी हैव टू थिंक कि उसके लिए भी है, उसके लिए भी क्राउड है, लेकिन आपको सर्वे उसी क्राउड में जाके करना है, क्योंकि आपके खरीदने वाले वही लोग हैं। अब वो कौन सा ब्रांड खरीद रहे हैं, आपको उससे कॉम्पीट करना है। समझ रहे हैं आप? आपको सर्वे भी उन्हीं के पास करना है और प्रोडक्ट भी उन्हीं के लिए बनाना है, क्योंकि आपके कस्टमर भी वही हैं। फिर धीरे धीरे ग्रो कर सकते हो आप। लेकिन अगर आपने अपनी पहली प्राइमरी ऑडियंस खो दी, ठीक है, फिर आपने सब खो दिया। क्योंकि आपको उनको देखना है कि जो ये हेल्थ कॉन्शियस पैसे वाले लोग हैं जो महंगे बिस्किट खरीदते हैं, इनको किस तरह के बिस्किट चाहिए, क्या टेस्ट मैटर करता है, कौन सी चीज़ उनको अट्रैक्ट करती है, कौन सी चीज़ डिस्ट्रैक्ट करती है, वहाँ आपको अपनी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपने वहाँ सर्वे नहीं किया तो आपका सर्वे कॉम्प्रिहेंसिव होते हुए भी बेकार हो जाएगा। ठीक है, सो ये मैं बता रहा हूँ कि सर्वे करना तो ठीक है, लेकिन कहाँ करना है, किन के साथ करना है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि वहाँ गड़बड़ हो गई तो फिर आपका सारा काम जो है इधर उधर चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग में भी जा रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी वो बनाने के बाद माल कहाँ बिकता है, कौन लोग उनको ख़रीदते हैं। आप गवर्नमेंट सप्लाई में तो नहीं जाना चाहते, तो गवर्नमेंट सप्लाई में गवर्नमेंट में काम कैसे होता है, क्या वहाँ सीधा ठेका मिल जाता है या किसी ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ता है या रिश्वत देनी पड़ती है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बिफोर हैंड। रिश्वत देनी पड़ती है तो कितनी रिश्वत देनी पड़ती है, ठीक है। सो बिकॉज मेनी टाइम्स पीपल क्रिएट गुड प्रोडक्ट्स और फिर उनको पता ही नहीं होता है कि डिपार्टमेंट में किस बंदे से बात करनी है, किसके हाथ में पैसा पकड़ाना है, ठीक है। अगर आप बहुत ईमानदार हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि मुझे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ ईमानदारी से कोई काम करता नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको कोई बेईमानी करनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पहले ही मैं ईमानदार हूँ कि मैं बेईमान हूँ। तो जो ईमानदार है उसको उसी में जाना चाहिए जहाँ पर ईमानदारी का काम है। वो चला जाएगा बेईमानी के काम में और वहाँ वो ढूंढेगा ईमानदारी, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। सो मार्केट एनालाइज करना, ठीक है, इट्स द की पॉइंट इन योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। यही मेक और ब्रेक करेगा आपके प्रोजेक्ट को, ठीक है। क्योंकि मार्केट होगा तो आप फिर हर चीज़ आप उसके हिसाब से बना लेंगे, लेकिन अगर मार्केट ही अवेलेबल नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं बनेगा। फिर आप कॉस्टिंग कर लो, टेक्निकल कर लो, ठीक है, टेक्निकल चीज़ें सब हो जाएंगी। टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो टेक्नोलॉजी बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, बट मार्केट होना चाहिए। और वो मार्केट आपके हिसाब से है कि नहीं है, या आप मार्केट के हिसाब से हैं कि नहीं है। या तो आपको मार्केट अपने हिसाब से ढालना है या आपको मार्केट के हिसाब से ढलना है। तो ये दोनों चीज़ें आपको मार्केट एनालिसिस बताएगा, ठीक है। और इसमें रिजिडिटी ना रख के फ्लेक्सिबल अप्रोच लेके जाएं, ठीक है। अगर आप जितने रिजिड होंगे उतना ही आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। या रिजिड का मतलब क्या कि मार्केट आपको बता रहा है चेंज करो अपने आप को, आपने नहीं किया तो फिर नहीं चलेगा काम, ठीक है। सो मार्केट एनालिसिस करते हुए सबसे पहले टारगेट एरिया, टारगेट पीपल, ठीक है, ये चीज़ों सर अगर फॉर एग्जांपल हमने कभी मार्केट एनालिसिस किया हो तो डीपीआर में वो मेंशन करें कि हाँ डीपीआर में डालना है ना। हाँ हाँ देखिए ना, आपने मार्केट में टारगेट किया, मान लीजिए बिस्किट्स का ही लेते हैं, बोलते हैं कुकीज़ का ये है, मान लीजिए ये बनाना चाह रहे हैं, अपने लिए सोच रहे हैं कि मैं इसमें जाऊँ कि नहीं जाऊँ। इन्वेस्टर की दूर की बात है कि भाई मैं यहाँ 100 लोगों के पास गया, 100 में से 70 लोग बोल रहे हैं कि मेरा वाला बिस्किट वो खाने के लिए तैयार हैं, ये वाला छोड़ के ये वाला खाने के लिए तैयार हैं। तो मेरे पास एक अच्छा पॉजिटिव मार्केट है, मेरे पास सिग्नल आया है कि हाँ ये मार्केट अच्छा है। ये खुद के लिए भी कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है। या आप इन्वेस्टर के पास भी जा रहे हैं तो आप उसको बता रहे हैं कि सर हमारा मार्केट साइज़ इतना है, ठीक है, हम मान लीजिए हम 10 करोड़ का कर लेंगे, इसमें इतना प्रॉफिट आएगा, आपका शेयर इतना होगा, ठीक है। एक अगले साल में हमारी सेल यहाँ पहुँच जाएगी, दूसरे साल में यहाँ पहुँच जाएगी, तीसरे साल में यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है, क्योंकि टोटल मार्केट साइज़ यहाँ पर है। इसको और बूस्ट देने के लिए हम फला एडवर्टीज़मेंट और ये कैंपेन करेंगे, वो अलग चीज़ हो गई, ठीक है।
तो लेकिन आपको पहले वो मार्केट साइज और वो सब डेटा शो करना है ना उसको, मार्केट सर्वे, कि भाई आपको भी तो क्लियर होना चाहिए मैं पैसा डालूं कि नहीं डालूं। मतलब दूसरे इन्वेस्टर से पहले तो आप है इन्वेस्टर, क्यों? क्योंकि आप अपना टाइम डाल रहे हैं। कश्मीर में रह के हम यहाँ के कश्मीर या जम्मू के मार्केट को हम कैसे डेटा क्यों नहीं कर सकते? मार्केट सर्वे एजेंसीज होती हैं। थर्ड पार्टी से तो बात नहीं कर सकते बिकॉज वो हमारी फील्ड का देखिए हमारी फील्ड का डेटा हैज बीन कैटेगराइज्ड एज सेंसिटिव डेटा। नहीं वो ठीक है, देखिए मेरी हम खुद से कैसे करें? मेरी एक बात सुनिए ना, एक तो होता है कि फर्स्ट पार्टी अब अपना ही खुद है, लड़के वड़के उठाए, आपने गए वहाँ से किसी कॉलेज से उठाए और अपना सर्वे करवा लिया। दैट विल ऑल डिपेंड दैट हाउ मच फंड यू हैव। ठीक है, थर्ड पार्टी सर्वे एजेंसीज होती हैं, ठीक है, बहुत सारी एनजीओज ये काम कर देती हैं फॉर मनी, क्योंकि उनका मैन पावर उनके पास होती है, उनको भी थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है क्योंकि उनकी कवरेज होती है। तो आपको ये देखना है कि आपको ये सर्वे कराना है और इसको कितने पैसे, या देखिए ना आप अब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं तो आपके पास पैसा उतना होना चाहिए ना। आपको ये डिसाइड करना है कि मान लीजिए मैं पहले कश्मीर मार्केट को ही करके देखूं, ठीक है, कि मेरा यहाँ पर मेरा मार्केट साइज़ है कि नहीं है। ओवरऑल आपको लग रहा है कि मैं बारामूला यहाँ सब जाना चाहता हूँ, वहाँ भी हल्का हल्का खुद जाके मार्केट को देख के वहाँ पर, जैसे मान लीजिए इन्हीं का बिस्किट का एग्जांपल फिर लेते हैं कि कुछ ही डिपार्टमेंटल स्टोर पे बिकते हैं, वहाँ पर आप ही ने जाके 10 दिन गुजार दिए कि देखूं कि ये बिस्किट कौन ख़रीदने आ रहा है, ठीक है, उन्हीं से थोड़ी सी बात कर ली, ठीक है सर कि हम सर्वे के लिए आए हैं, तो आपको ये बिस्किट क्यों पसंद है, किस लिए पसंद है, ठीक है। फिर आप अपना प्रोडक्ट भी लेके जाओ, लोगों को चखा सकते हैं, बोलते हैं कि टेस्ट कर लीजिए कैसा है, अच्छा लग रहा है, कैसे है। जैसे मैं उनका KFC वालों का सुन रहा था कि KFC जिसने क्रिएट किया था तो उसने एक पेट्रोल पंप पे ही पहले ओपन किया और जो आने जाने वाले ट्रक ड्राइवर थे उनको खिलाता था। तो कहते हैं कि जिस दिन मतलब 100 के 100 नहीं ज़्यादा ही थे ट्रक ड्राइवर, मतलब जिस दिन उसको 100% फीडबैक मिला कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, उस दिन उसने अपना प्रोडक्ट फाइनल किया। मतलब उसमें जो मसाले डिफरेंट डाल रहा होगा, उसको अलग अलग वेरिएशन ट्राई कर रहा होगा, किसी दिन कोई वेरिएशन, क्या वेरिएशन है, तो जिस दिन वो वेरिएशन सेट हो गई कि उस दिन उसने